बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, लिहाजा हाथ धोइए, ये मास्क इसका इस्तेमाल कीजिए और जो समाजी फासला है उसकी पाबंदी कीजिए, क्योंकि ये एक मैसेज ऐसा है जो हम हर दफ़ा अपने प्रोग्राम से फोरम से देते रहेंगे। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और हुकूमत ने भी बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया है, वज़ीर-ए-आज़म ने इसे एक्नॉलेज किया है और हुकूमती जलसे जुलूस जो है उनके ऊपर भी पाबंदी लग गई है। अब हुकूमत अर्ज कर रही है कि अपोजिशन भी ये करे, जबकि अपोजिशन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अब आपने देखा होगा NCOC ने कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस अब दी हैं जिनसे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो फिगर्स हैं वो जो कुछ सामने आ रहे हैं वो कुछ अलार्मिंग है, क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंदर 37 अमवात हुई हैं जो रिपोर्टेड अमवात हैं कोरोना की वजह से। और इस वक्त आपकी इर्द गिर्द भी फैमिलीज़ के अंदर भी अजीज़ो अकारब में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि ऑन एवरी पासिंग डे लोग कोविड का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक सीरियस मसला है। अब NCOC ने यह तक कह दिया है, रिकमेंडेशंस दी हैं, तजावीज़ दी हैं सूबों को कि 24 नवंबर से जो तालीमी इदारे हैं उनको दोबारा बंद किया जाए। ये तजवीज़ दी गई है तमाम सूबों को। हतमी इजलास अगले पीर के रोज़ होगा और उस दिन फैसला किया जाएगा कि हुकूमत या सूबाई हुकूमतें इस पर क्या फ़ैसला करती हैं। लेकिन मामला संगीन है और तशवीशनाक भी है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन को भी चाहिए जल्द से जुलूस बंद कर दे। अपोजिशन का आज भी पावर शो था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मानसहरा के अंदर। PDM के और भी जलसे प्लान्ड हैं। अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है, ज़रा वो सुन लेते हैं असर इकबाल साहब। हुकूमत इस चीज़ को पॉलिटिकली प्ले कर रही है। उन्होंने खुद अपने जलसे किए, अपने प्रोग्राम किए। अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी हुआ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पब्लिक एक्टिविटी थी। ये सिर्फ खौफजदा है PDM के एहतजाज से। अब मैंने आपको कहा कि ये एक ट्रेड ऑफ है, जहाँ एक तरफ हमें इनफरादी ख़तरों का सामना है, वहाँ पे हमें एक इज्तमाही ख़तरे का भी सामना है। और मेरे नज़दीक और हमारी सारी क़यादत के नज़दीक कोविड-19 से वो कोविड-18 बहुत ज़्यादा मोहलिक है, जो पूरी कौम के जिस्म में दाखिल हो चुका है, जिसने मुआशी तबाही कर दी है। ये उनकी बदनीयती नज़र आती है कि जब उनके लिए जो पब्लिक एक्टिविटी है वो हलाल है, लेकिन जब अपोजिशन की पब्लिक एक्टिविटी जिसे वो अपने लिए ख़तरा समझते हैं वो फ़ौरन हराम हो जाती है। मुस्लिम लीग नून का पावर शो था, वज़ीर-ए-आज़म भी फैसलाबाद गए, वहाँ पर भी लोग मौजूद थे, क्योंकि वो एक जलसा नहीं था, एक तकरीब थी। लेकिन उस तकरीब की अगर फुटेज देखी जाए तो वहाँ पर भी बहुत से लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। जो समाजी फासला जिसको बरकरार रखना चाहिए, जो रिकमेंडेड है, उसकी पाबंदी वहाँ पर भी उस तरह से नज़र नहीं आई। तो ये क्या दोहरा बयानिया है, मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए नौजवान अमूर नौजवानान जनाब उस्मान डार साहब। हमेशा मैं ये कहता हूँ लफ्ज़ मुश्किल है, लेकिन मैं एफ़र्ट ज़रूर करता हूँ यूथ अफेयर्स की बजाय उर्दू में से कहने का। बहुत शुक्रिया डार साहब आपका भी। सबसे पहले ज़रा हुकूमत से बात कर लेते हैं। डार साहब, आपका तो मामला यही है ना, आप अपना जलसा करें पेशावर में, इसी महीने में कहीं कर लें, किसी और जगह कर लें, वो ठीक है। 7 नवंबर को भी गालिबन एक जलसा आपने किया, वो हुकूमती जलसे, सरकारी जलसे होते रहे, वज़ीर-ए-आज़म भी तकारीब में जाते रहे। अपोजिशन जब करे तो आप कहते हैं नहीं जी कोरोना आ गया है, दूसरी लहर आ गई है। सियासी तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है आपके ऊपर, ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप ये अपोजिशन के साथ? डार साहब देखें मुनीब, गुज़श्ता जहाँ तक मुझे याद है 4 से 6 हफ्तों से NCOC के इजलास के बाद असद उमर साहब, NCOC की पूरी टीम इस बात पे ज़ोर दे रही थी। आई मीन दोनों तरफ कह लें, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, अवाम हो, कि हमें कोरोना की एक सीरियस जो सेकंड वेव है उसका सामना और हमें एहतियात करनी है, SOPs की, गैदरिंग की, जो जिस तरह हमने पहले कोरोना के फ़ेज़ में इसका मुकाबला किया। और मैं 3-4 रोज़ कबल पहले जो NCC हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर ने हेड किया, मैं उसमें था। और मैं आपसे और कौम से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद शॉक था जो फिगर्स मैं देख रहा था, जितनी तेज़ी से पिछले 4 से 6 हफ्तों में मल्टीप्लाई हुआ है ये कोरोना के केसेस, चाहे वो डेथ टोल है आपका या वैसे कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। 4 से 5 गुना ज़्यादा। अगर आप 4-6 हफ्ते पीछे चले जाएं मुनीब, तो 2 से 4 या 5 डेथ रिपोर्ट्स हो रही थी। जिस दिन NCC की मीटिंग थी उस दिन 25 डेथ
रिपोर्ट की गई थी। आज अभी आपने इंट्रो में बताया कि 35 हो गई हैं, 37। तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। तो उसी मीटिंग में जो असद उमर साहब भी थे, सारे लोग मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर्स भी थे तमाम सूबों के, और हर एक की यही राय थी कि हमें इसको क्या कहते हैं सीरियस लेने की ज़रूरत है, हमें पब्लिक गैदरिंग से अवॉइड करने की ज़रूरत है। उसमें मलिक साहब अपना एक बात डार साहब, सर आपने ये बता दिया, आपने कहा 4 से 6 हफ्ते से मामला चल रहा है, आप भी मौजूद थे, लेकिन ये ताज्जुब की बात है ना, अब आज से 10 दिन पहले रिकमेंडेशन तो बहुत पहले से आ रही थी, 10 दिन पहले आपने सरकारी जलसा किया, 6 नवंबर को किया, वो भी नहीं करना चाहिए था फिर? क्योंकि ऑपोजिशन तो इसी को इस्तेमाल करेगी, वो कहेगी कि आपने कर लिए अपने जलसे, हम पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? डार साहब देखिए यही बात मैं आपके और कौम के सामने रखना चाह रहा हूँ। चले जो 2 हफ्ते पहले हो रहा था, मैं इतफाक करता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हमें मुसलसल गलत करते रहना है? प्राइम मिनिस्टर ने उसी मीटिंग अनाउंस किया, हमारा मंडे 21 को जलसा था इधर KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, हमने कैंसिल कर दिया। हमने मजीद जो बड़े जलसे, जो पब्लिक बड़ी गैदरिंग की है, वो कैंसिल कर दी। आपने फैसलाबाद की गैदरिंग का जिक्र किया, 300 से 500 लोगों तक की गैदरिंग पे फिलहाल परमिशन है। SOPs होने चाहिए, मास्क लोग नहीं पहन रहे, इन्हें पहनने चाहिए। और पूरी दुनिया में सेकंड वेव अगर आप देखें बड़ी तेजी से और पहले से खतरनाक है। और ये भी डिस्कस किया जा रहा था स्कूल बंद करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। अगर स्कूल बंद करने भी हैं तो हम विंटर वेकेशंस लंबी कर सकते हैं, हम मौसम सरमा की छुट्टियां लंबी कर सकते हैं, समर वेकेशन हम कम कर लेंगे। शादी हॉल्स डिस्कस किए जा रहे थे, इंडोर आउटडोर प्रोग्राम्स डिस्कस किए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें संजीदगी से लेने की जरूरत है। इस पर कोई सियासत नहीं हो रही, मैं आपको खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूं, इस पे कोई सियासत नहीं हो रही है। और PDM अगर सियासत करने की कोशिश करेगी तो मैं आपके प्रोग्राम में यह सवाल छोड़े जा रहा हूं कि अगर PDM वायलेशन करती है, कानून की खिलाफवर्जी करती है, और इनके जलसे जुलूसों की वजह से खुदा ना खास्ता उसी एरिए में आने वाले कल में लोग कोरोना वबा की वजह से अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वबा ऊपर चली जाती है, इस सूरत में जो लोग जलसे रख रहे हैं, जो उसके मेजबान हैं, उनके खिलाफ फिर क्या कानूनी हरकत होनी चाहिए? नहीं ठीक है। अच्छा, वैसे कि मैं तो समझता हूं कि हमें सीरियस होने इस वक्त 22 अक्टूबर को डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो मामले खसूसी हैं बराए सेहत, उन्होंने कहा था कि सेकंड वेव आ चुकी है। मुसलिक मलिक साहब, सर ये फरमाइएगा, एक तो शायद रोल्स थोड़े से ना स्विच हो गए हैं, ये जो अभी डार साहब ने एंड में बात की है ना कि PDM जिम्मेदार होगी, एग्जैक्टली ये कुछ 6 महीने पहले ये ऑपोजिशन का, अगर मैं पर्टिकुलर रेज नहीं कर रहा, ऑपोजिशन कहती थी कि ये हुकूमत जिम्मेदार होगी जितनी अमवात होंगी क्योंकि हुकूमत गलत फैसले ले रही है। सर अब आज आप देखिए जलसे के अंदर आप कितने लोगों को मजबूर कर पाएंगे कि मास्क पहनो या 6 फुट के फासले पर खड़े हो जाओ? लोग नहीं करते, स्टिल यू वेंट अहेड विद इट। अभी 22 को भी शायद एक जलसा है, PDM का है, हालात ऐसे नहीं है, वो डार साहब भी कह रहे हैं सियासत नहीं, कुछ साइड पे रखे, हालात ऐसे नहीं है जिनके बेसिस के ऊपर ये कहा जाए कि अब मजीद पॉलिटिकल गैदरिंग या किसी की भी तरह की गैदरिंग ऐसी होनी चाहिए। मलिक साहब देखिए, मैं तीन चार नुकात आपके सामने पेश करूंगा। एक तो मैं ज़राए मजाक कहूँगा क्योंकि डार साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। तो पहले इन्होंने बगावत के मुकदमे और पता नहीं किस किस तरह के मुकदमे किए, आज इन्होंने कत्ल के मुकदमे की धमकी भी दे दी है कि अच्छा जी ठीक है, फिर लोग मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। भाई आप कत्ल के मुकदमे कीजिएगा जैसे आपने शादरा में हमारे खिलाफ बगावत के किए थे, और आप क्या करेंगे? अभी तक तो यही रवैया नज़र आ रहा है, चाहे वो नैब हो, चाहे वो बगावत का मुकदमा हो, चाहे वो दहशतगर्दी का मुकदमा हो। हम जलसा करते हैं, आप दहशतगर्दी के मुकदमे काट देते हैं, लेकिन चले छोड़ दें इस बात को। अब ज़रा सीरियस बात थोड़ी सी कर लेते हैं। देखिए, बात यह है कि 2-3 बड़े अहम पहलू हैं। पहली बात, जो सबसे बड़ा मेरा मुकदमा है, आपको पता है कि मैं पर्सनली मैं पार्टी का पाबंद हूँ और जो भी पार्टी फैसला करेगी उसके साथ चलूँगा, लेकिन कोरोना के मामले में मेरी बड़ी एक कंजर्वेटिव अप्रोच रही है जो आज भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अपनी अप्रोच लेके 2-4 दिन में दोबारा आपके सामने आऊँ और मैं अपना नुक्ता नज़र जो साइंटिफिक है वो साइंटिफिक नुक्ता नज़र आपके सामने पेश करूं, तो बहुत जल्द आपको नज़र आएंगे मेरे हुकूमती दोस्त ये कहते हुए कि ये असल में गैर मुल्की एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये इस मुल्क की मईशत ख़त्म करना चाहते हैं। और यानी उनके कहने का मकसद ये है कि जो हम कह रहे हैं वही एक सही तरीक़ाकार है, अगर आप इससे हटेंगे, कोई मुशावरत, कोई इनपुट देंगे, तो इसका मतलब है कि आप तबाह करना चाहते हैं। मेरे बहुत से दोस्तों ने पिछली मरतबा
इनडायरेक्टली बगैर मेरा नाम लिए, और एक आपने तो नाम लिए लेके भी ये बात कही थी। अच्छा। तो एक तो ये बात है कि अभी हुकूमत फैसला कर ले कि क्या वाकई ये कोरोना को सीरियसली लेना चाहती है या सीरियसली नहीं लेना सर आपको चाहती। डाउट क्यों है? वो कह रहे हैं ना कि हम पहले बात सीरियस हैं। सुन लेना, मैं कर रहा हूँ ना बात, मैं इधर ही जा रहा हूँ, डाउट की बात पे जवाब देने लगा हूँ। डाउट देखिए जी, अभी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने एक 3-4 दिन पहले इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत के डेटा के ऊपर, यानी हुकूमत जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर एतमाद ना करें। हमारे पास बेशुमार जगह हैं जहाँ से जो डेटा आता है या जो हम रिपोर्ट करते हैं वो सस्पिशियस डेटा होता है, यानी सस्पिशियस का मतलब है कि एक्यूरेट डेटा नहीं होता। अब आप मुझे ये बताएं कि खुद वो साहब जो एनसीओसी की मीटिंग में बैठते रहे हैं, जो वजीर थे सेहत के, वो 2 या 3 दिन पहले कह रहे हैं कि हमारा डेटा जो है उस पर एतमाद ना करें। अच्छा। मैंने आपको ये बताया कि अगर आप कंजर्वेटिव व्यू लेना शुरू करें तो हुकूमत कहती है कि आप गद्दार हैं और गैर मुल्की एजेंट हैं बिकॉज आप मईशत तबाह करना चाहते हैं। अगर आप सियासी मुकदमा सामने रखें तो ये कहते हैं कि आप लोगों को कत्ल करना चाहते हैं, हम आप पे मुकदमात कर देंगे। यानी हम बस खामोश हो जाएं और जो हुकूमत कहती है सिर्फ वो मानते रहें। अच्छा जी। आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि अगर हुकूमत इस बात पे सीरियस है तो ये सारे पाकिस्तानी, आप एक बड़ी मीटिंग बुलाएं, वजीर आजम साहब भी तशरीफ लाएं, तमाम ऑपोजिशन ये जो 9 पार्टीज हैं, हम इख्तलाफ बेशक हों, लेकिन आप बैठ के ये तमाम डेटा सामने रखें और कोई तरीक़ाकार जो है उस पर एग्रीमेंट करें। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक तरफ गाली गलोच करते रहें और दूसरी तरफ, गाली गलोच का मतलब है सख्त कलामी करते रहें, और आप ये कहते रहें कि इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो गद्दार हैं और ये तो चोर हैं और ये तो मांग रहे हैं एनआरओ। अब या तो आज डार साहब ये गारंटी कर दें, जो ये नहीं कर सकते मुझे पता है, कि जैसे ही हम टेबल पे बैठ के कोई इनके साथ बात शुरू करेंगे 2 दिन के बाद 3-4 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर देंगे कि असल में ये एनआरओ मांग रहे थे। तो आपने रास्ते तमाम मजदूद कर दिए हैं गुफ्तगू करने के। जब आपसे बात करें तो इसका मतलब होता है एनआरओ है। तो हम, आप बताइए कि बस सिर्फ आपकी बात मान लें कि आप एक इस मामले पे आप फरमा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बैठे तमाम जो आपकी जमातें उनके साथ, तब आपको अंदाजा होगा या आपको यकीन आएगा कि वो कितने सीरियस। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ देखिए ना, बात ये है कि हमारी भी तो कुछ इनपुट है ना, वरना हमारी पार्टी, सर वो बात ठीक है, का भी सुने मेरी बात, एक सेकंड दीजिए। हमारी पार्टी का और जो पीडीएम है उसका नुक्ता नजर ये है कि एहतजाज भी करेंगे और एहतियात भी करेंगे। सर बसद एहतराम सर, वैसे ये मुमकिन नजर नहीं आता। आप तो खुद बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे डॉक्टर साहब, ये नजर नहीं आता। एक ब्रेक शामिल करते नहीं, वापस आएंगे। मैं जरा जो मलिक साहब ने बात फरमाई है, मैं जरा डार साहब से पूछ लूं और मलिक साहब के सामने कुछ और भी रखना है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। डार साहब, सर ये फरमाइएगा, ये मलिक साहब कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आ जाएं, बैठ जाएं सबके साथ और इनकी भी इनपुट होगी, ये कौमी मसला है, इस पर बुला लें प्राइम मिनिस्टर को। देखिए मुनीब, पहले तो मैं ये जो डाटे की बात कर रहे थे ना, वो आपको और कौम को क्लियर करता चलूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब का असल प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, इसलिए ये ग्राउंड पे हकाइक पे कभी इनकी नज़र ही नहीं रही, पब्लिक पल्स पे इनका कभी हाथ ही नहीं रहा। हमारे जैसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, पब्लिक में हैं, आप अपने ही गिरदोनवा में देख लें, इलाकों में, शहर में देख लें किस तरह से हॉस्पिटल में तेज़ी से क्रिटिकल केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त तो डाटे को साइड पे रखिए, आप किसी भी शहर में चले जाएं, आपको हॉस्पिटल से ये चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप पब्लिक में हैं, आवाम में हैं। तो मैं एक तो मलिक साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप माशाल्लाह लीडरशिप के करीब भी हैं, आपकी आवाज़ सुनी भी जाती है, तो खुदारा लोगों की ज़िंदगियों से नहीं हमने खेलना। सियासत होती रहेगी, करेंगे भी, लेकिन ये सोचनी कि हज़ारों के मजमे में हम मास्क पे ना लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। फैसलाबाद में जैसे ये कह रहे थे चंद 100 लोग थे, उनको भी आपने देखा डिसिप्लिन में लाना इतना आसान नहीं है। यही वजह शादी हॉल और ये सारी चीज़ों के ऊपर भी बात और डिबेट चल रही है कि बड़ी गैदरिंग्स पे हमने अवॉइड करना है। जहाँ तक देखे बात है, पहले दिन से हम मुनीब कह रहे हैं आए आइनी इस्लाहात पर बैठ के बात करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे वज़ीर आज़म ने इनको बाकायदा अब दावत दे दी है कल। अब कल जब ओपन प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें दावत दी है आए हम मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, तो कैसे ये सोच सकते हैं कि जी कोरोना के ऊपर या जहां पाकिस्तान को सेकंड वेव का सामने है हम इनके साथ। बट वो जब इस्लाहात आप सजेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। डॉक्टर साहब तुसी भी तो नहीं गलते रहते ना, आप भी यही करना शुरू कर दो, कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, लूट के खा गए, चोर है, इनको नहीं देना।
देखिए मुनीब, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि खुदारा वो नहीं करना बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे, जो फैट ऑफ बिल पे इन्होंने किया। अच्छा, पीछे एक 34 के करीब ये अपनी कंडीशंस लेके आगे थे कि जी ये भी हमें जरा मुकमका कर लें, नैब के पूरे कवानीन में सारी चीजें वो करवाना चाह रहे थे जो इनकी करप्शन को प्रोटेक्शन देती हैं, या तो बिल्कुल सामने रहना। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अगर आपने आईनी इस्लाहात करनी है, आपने इंतहाबी इस्लाहात करनी है, जो वोट को इज्जत दो इनका नारा है, वोट को ये इज्जत देने की बात करते हैं और वो इज्जत प्राइम मिनिस्टर देने की बात कर रहा है। आए मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं, शो ऑफ हैंड से सेनेट का इलेक्शन करवाते हैं। इससे अच्छी बात क्या कर सकती है सिटिंग गवर्नमेंट? अगर इन्हें वाकई वोट को इज्जत देनी है, अगर ये वाकई समझते हैं कि इलेक्शंस में धांधली होती रही है, तो आए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दें। अब हमने दावत दी है, उसी टेबल पे कोरोना की भी बात इनसे कर लेंगे। अच्छा, लेकिन राय फरार इख्तियार ये कह के नहीं करने देंगे जी हुकूमत ने हाथ नहीं मिलाती है, बैठने को तैयार नहीं है। कल पूरी कौम के सामने प्राइम मिनिस्टर ने इनको दावत दी है। अच्छा, वैसे जो पॉलिसी का डिसीजन है उसके ऊपर तो खैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत पे भी तनकीद की कि भाई आप खुद भी पाबंदियां नहीं करते, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जो पॉलिसी डिसीजन है उसके ऊपर मुदाखलत नहीं है, SOPs पर या अहकामात पर अमल कराना हुकूमत का काम है। लेकिन मलिक साहब, एक बात मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा और ये फैक्ट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास होता है राना तनवीर साहब की सदारत में, वहाँ पर बहुत से मेंबरान चले जाते हैं कि कोरोना का डर है। ख्वाजा आसिफ साहब खुद फरमाते हैं मेरे 5 दोस्तों को इकट्ठा कोरोना हो गया है, आप लोग एहतियात भी करें। ख्वाजा आसिफ साहब भी उठकर चले गए, शरी रहमान साहबा, हैना रबानी खर साहबा भी चली गई। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब ख्वाजा आसिफ साहब हों, आपको अल्लाह ताला आपको सेहतियाब फरमाए, आप भी इस वक्त शायद आइसोलेशन में हैं, आपको खुद कोविड हुआ, आपकी फैमिली में भी हुआ, आपने बताया था। मुझे ये बताइए कि लोगों को आप कह रहे हैं जलसों में आए, आप उनको बुला भी रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, आपका राइट है, बट व्हेन यू आर सो पर्टिकुलर अबाउट इट, आपके अपने लीडरान लोग कह रहे हैं कि भाई एक कमरे के अंदर नहीं बैठना क्योंकि इट्स स्प्रेडिंग एवरीवेयर, और जब ज्यादा लोग बैठेंगे तो इसका खतरा बढ़ जाएगा, लोगों को आप जलसा कहाँ बुला रहे हैं मलिक साहब? देखिए, अगर आप पिछले, मेरे भाई ने खैर मेरे ख्याल में अब तो मुझे 7-8 साल हो गए हैं सियासत भी करते और कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी जाते, क्योंकि सेनेटर बनने के बाद तो आप एक इलेक्टेड मेंबर होते हैं और आपको जाके लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, लोग आपको बुलाते हैं। लेकिन चले, मेरे भाई समझते हैं कि सिर्फ वही इलेक्टेड मेंबर हैं और कोई नहीं है, तो मैं उनकी बात की क्या तस्दीक करूँ, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं फिर एक और क्रिटिसिज्म देता हूँ कि जब आप पॉलिसी बना रहे होते हैं ना, तो आप बिल्कुल आवाम की बात भी सुनते हैं, मगर आप डेटा देख के एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाते हैं। अगर आप डेटा देखें, जो भी हुकूमत का डेटा है, जो हुकूमत ने NCOC में प्रेजेंट किया है, तो ये पिछले 1 महीने के अंदर, यानी पिछली 15 तारीख से ऑनवर्ड्स आज तक, नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो हर 3-4 दिन के बाद डबल होते जा रहे हैं। आपने अमवात की शरह भी बता दी कि 3 थे और 3 से 37 हो गए। इसी तरह वो जो लोग इन्फेक्ट हो रहे थे वो भी चंद 100 से या 100 से कम लोग जो हैं वो बढ़ते बढ़ते दोबारा से पता नहीं कहाँ तक आज पहुँच गए। आज शायद 2000 से ज़्यादा हो गए हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं याद। तो हर 3-4-5 दिन के बाद ये 3 से 4 दिन में डबल हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत को तो ये नज़र, और NCOC के अंदर पॉलिसी के लोग भी बैठे हुए हैं, और वो हमारे जो नए वज़ीर हैं सेहत के, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के हेड भी रहे हुए हैं, और शौकत खानम को भी हेड करते रहे। तो आप मुझे बताइए कि ये हुस्न इत्तफाक है कि जब सियासी ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हुकूमत ने अपने गिलगित बल्तिस्तान में, तो उससे अगले दिन एकदम उनको लगा कि अब कोरोना आ गया, अब जलसे बंद हो जाने चाहिए। इससे होता क्या है, मैं तो समझता हूँ ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन इससे होता क्या है कि शक व शुबे की बहुत बड़ी एक बुनियाद पड़ जाती है। अब हमें ये शक है कि ये चाहते हैं कि क्योंकि इनके सियासी मकासद पूरे हो गए हैं, तो चाहते अब ये हैं कि जो मोमेंटम बन रहा है ऑपोजिशन का, जो उनके सियासी मकासद है, कहीं वो पूरे ना हो जाएं, तो हम कोरोना को सामने ले आते हैं। मैं अपनी पार्टी में भी बड़ा कंजर्वेटिव एक व्यू जो है उसको लेके चलता हूँ, और टीवी पे भी लेके चलता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पार्टी को कन्विंस कर पाऊंगा तो 3-4 दिन में जब मैं वो कंजर्वेटिव व्यू लेकर आऊंगा तो फिर मुझे आप दोबारा से बोलेंगे कि ये मुल्क की मईशत तबाह करना चाहता है। दूसरी एक अहम बात ये देखिए कि ये कितना अजीबोगरीब इत्तेफाक है
कि जैसे ही फैज़ाबाद का धरना हुआ तो साथ ही शो ऑफ हैंड्स की बात वज़ीर आज़म ने शुरू कर दी। भाई ये क्या बात हुई? शो ऑफ हैंड्स जो है उसकी बात आपको उस दिन भी करनी चाहिए थी, जो आपने नहीं की जब सेनेट के चेयरमैन का इजलास हो रहा था। ठीक है। अभी इन्होंने जिक्र किया थोड़ा सा फैटफ के बिल्स का। मैं आपको फैटफ के बिल बताता हूँ। फैटफ की आड़ में इन्होंने किया क्या? उसमें मलिक साहब सर बहुत माजरत के साथ इतना वक्त नहीं होगा वो मैं उसमें सर वक्त नहीं होगा, बहुत माजरत के साथ मैं इसको जरूर करना चाहूंगा, लेकिन सर मुझे ब्रीफली सर मलिक साहब एक फरमा दीजिए, आपके नजदीक डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के नजदीक जिस तरह से, अब मैंने तो बता दिया नहीं मुझे, ये तो फिगर है वो कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, बनता है अब जलसे जुलूस करना, फॉरगेट अबाउट कौन कर रहा है, जलसे जुलूस करना बनता है किसी का या नहीं बनता? पॉलिसी जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे हुकूमत को फ़ायदा हो वहाँ पे तो हुकूमत एक कोरोना की अच्छी पॉलिसी लेकर आए, और जहाँ पे हुकूमत को नुकसान हो वहाँ पे हुकूमत कहे कि इधर अप्लाई नहीं होता। ये नहीं हो सकता। अगर हुकूमत वाकई बात करना चाहती है, और देखिए सुनिए मेरी बात, मैंने पहले भी पार्टी लाइन्स के अक्रॉस जाके मदद, जितनी मुझे इनपुट मालूम थी पॉलिसी के नुक्ता नज़र से, वो मैंने पहुँचाई है और दी है। ठीक है। मैं इनकी अपने दोस्तों से, डार साहब की तरह के दोस्तों से गुफ्तगू करता रहा हूँ, मैंने उनको डेटा फ्राहम किया, अपनी पॉलिसी इनपुट्स दिए, मैं आज भी कर रहा हूँ वो बात काम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि मेरा बिल्ला टॉमी और तुम्हारा बिल्ला जो है वो ठीक है डार साहब, ठीक है डार साहब, कंक्लूडिंग वर्ड सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मुनीब, कंक्लूडिंग मैं यही कहूँगा, ये जो जलसे करके एक्सपोज हो रहे हैं और बयानिया हुकूमत मुखालफ और इदारों के मुखालफ ले रहे हैं, उसका तो हमें फ़ायदा ही हुआ है। जीबी इलेक्शन में रद्द कर दिया जीबी के लोगों ने इनका बयानिया, इलेक्शन बुरी तरह हार गए, और खुद जीबी के चीफ मिनिस्टर ने एनसीसी की मीटिंग में कहा कि गुज़श्ता एक माह में इलेक्शन की वजह से जीबी में ये केसेस बहुत ऊपर गए हैं कोरोना के। तो ये गैदरिंग्स या जलसे जुलूस, ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने की बात कर रहे हैं। आप जिस तरह का बयानिया लेके जलसों में अटैक कर रहे हैं अदारों को, हमारी अजीम पाक फौज को, उसमें हमारा क्या नुकसान कर रहे हैं आप लोग? आपके तो अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं डॉक्टर साहब माजरत से जलसों जुलूसों के बाद। तो ये आप खुदारा सियासत को, फिर मैं कहना चाह रहा हूं, कर लेंगे, कोरोना गुजरता है, पूरा मैदान लावांगे डॉक्टर साहब, पूरा मैदान लगेगा, घोड़ा भी है थे मैदान भी है, कोरोना गुजर वक्त खत्म हो गया जी। डॉक्टर साहब भी की जो इनपुट है वो भी आई, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब आपका, जनाब उस्मान डार साहब आपका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे। ये जो रावी रिवर फ्रंट मंसूबा है या रावी सिटी जो हुकूमत नया मंसूबा बनाना चाह रही है, लोगों को बहुत सी शिकायत हैं, लेकिन क्या वो शिकायत कबल वक्त हैं? उनमें हकीकत नहीं है, लोगों को उस हवाले से कुछ अभाम है, कन्फ्यूजन है, लोगों को कोई गलत फीड कर रहा है, उकसा रहा है, हकीकत क्या है? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। लोग कह रहे हैं कि ये इन घरों को गिराकर नया शहर बनाएंगे। ये कौन सा शहर है जो पहले से लोगों को निकाल कर नया शहर आबाद किया जाता है? 20 लाख मरले का रेट है जो मेन के ऊपर जगह है, और ये 2,60,000 रुपया मरले का दे रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? ये हमारे लोगों के साथ ज्यादती है। क्या आप हमारे घर गिराकर हमारी जमीनें लेकर नया शहर आबाद करेंगे, लैंड माफियाज को नवाजेंगे, तो क्या ये ज्यादती नहीं है? तो इन्होंने कहा था कि हम कब्जा माफिया से लोगों की जान छुड़ाएंगे, तो अब हमें तो ये लगता है कि यही कब्जा माफिया आ गए हैं हमारे पास। ये देखो हमारे नान की दाद के सब इस कब्रिस्तान में है, हम कहाँ पे फूल बरसाएंगे? नालों पे बरसाएंगे, लेके जाएंगे किसी त्योहार में। खा मार छड़िया और साडे बच्चियां ना मकान भी खो रहा, असि किधर जाइए? असि मकान सारे छोटे-छोटे बच्चे जितने बच्चे असि मकान नहीं छोड़ने। रावी रिवर व्यू फ्रंट मंसूबा कहा जाए, रावी सिटी कहा जाए, ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इस हवाले से अब एक अथॉरिटी भी क़याम में आ गई है, जिसे रूडा कहा जाता है, उसके एक चेयरमैन भी मुंतखब कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों आमिर मीर साहब ने एक प्रोग्राम किया, उसके अंदर आपने देखा लोग किस तरह सरापा एहतजाज है, लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, तकालीफ क्या है इसके हवाले से, या खदशात क्या है। आज के इस प्रोग्राम के सेगमेंट के अंदर हम चाहेंगे कि जो इशू उठाया गया है उसकी ज़रा वजाहत हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए और ज़रा डिटेल में आ जानी चाहिए, लोगों को पता चल जाए। मेरे साथ मौजूद है शेख मोहम्मद इमरान साहब, वाइस चेयरमैन है LDA के, प्रोजेक्ट के स्पोक्स पर्सन भी है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। अब आई विल गेट डाउन टू द बेसिक्स। आपने देख लिया लोग एहतजाज कर रहे हैं जी, एक तो ये करीब कब्ज़ा हो रहा है ज़मीनों पे या ज़बरदस्ती ज़मीनें ले जा रही हैं, तो मैं इसको स्टेप वाइज चलता हूँ। एक तो ये कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा गवर्नमेंट के लिए, ज़मीन एक्वायर आप कर रहे हैं तो क्या ऐसे ही है जैसे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारी तो मार्केट प्राइस 20 लाख रुपए मरला है और आप 2,60,000 रुपये मरला ले रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर जी, शुक्रिया आपने बुलाया, मौका दिया। देखिए, एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स के प्रोजेक्ट था क्या क्या नहीं, बहुत बात हो गई है इसकी, आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात लोग एतराज़ कर रहे हैं कि ज़मीन एक्वायर की जा रही है, उनको किसी को भी क्या गवर्नमेंट से कोई नोटिस अभी तक एक्वायर का आया? एक बंदा दिखा दे मुझे, मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी के पास भी नहीं है। हुआ क्या है जिस पे लोग इतने एक्साइटेड हो गए? सिर्फ एक काम हुआ है, गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को सेक्शन 4 किया हुआ है, आज से नहीं किया हुआ, 6 साल से किया हुआ। 6 साल यानी कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट। एग्जैक्टली 2014 में जब वो गवर्नमेंट भी ये प्रोजेक्ट सोच रही थी, तब से ये सेक्शन 4 करके जमीन को रखा हुआ है। आसान बता दें वो क्या होता है सेक्शन 4? सेक्शन 4 गवर्नमेंट का एक कानून होता है, जब गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को करने जाती है जो उनके हिसाब से एक नेशनल इंपॉर्टेंस या किसी नीड की बेस पे बनाना होता है, कोई एरिया डेवलप करना होता है, तो सेक्शन 4 करते हैं। जैसे रोड बननी है, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन बननी है, इसके इर्द गिर्द सेक्शन 4 की जमीन एक्वायर की गई, क्योंकि उस ट्रेन की जरूरत फैसला गवर्नमेंट ने किया तो उन्हें जमीन एक्वायर की। ठीक है। जब ये एक्वायर करने के लिए सेक्शन 4 लगता है, तो उसके बाद जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो महकमा माल वगैरह होता है, वो डिपार्टमेंट इन प्ले आता है। वो अपने एक्शन में आके जाके इलाके में सर्वे शुरू करता है, जिन सर्विस के थ्रू वो ये असेस करता है कि डीसी रेट्स क्या थे और इलाके के एक्चुअल रेट्स क्या हैं, जिन्हें मार्केट रेट कहते हैं। मार्केट रेट भी कहते हैं। उनकी एक डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी होती है, उसकी बेस पे करी जाता है। अभी फिरदौस मार्केट का अंडरपास बन रहा है, छोटी बात है, 4 कनाल जमीन खरीदी, बट उसके लिए हमें 2 महीने लग गए पूरे सर्वे करके उनके एक्चुअल रेट उन तक पहुंचाने में, और उनको वही रेट दिया गया जो उस इलाके का रेट था। ठीक है जी। अब रेट में ऐसे भी हो सकता है कि कोई पैसों की नीड में वो सस्ता दे रहा हो, महंगा दे रहा हो, गवर्नमेंट इस चक्कर में नहीं पड़ती, मार्केट में पता लगाती है क्या रेट चल रहा है, कैसे चल रहा है, और वो रेट दिया जाता है। ठीक। तो पहली बात तो ये होगी, जमीन एक्वायर करने का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, उसके अंदर ये सेक्शन 4 है, और करते करते 5, 6, 7, 8, 9 इनके पूरे सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन का अपना एक काम है। सेक्शन 5 कब किया जाता है? जब ये डिसाइड कर लेते हैं अब जमीन लेनी है और क्या कीमत हम गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाने जा रहे हैं, उससे पहले जमीनों का असेसमेंट और प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। जब जमीनों की आप प्लानिंग करनी है, असेसमेंट करनी है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारी है कि इलाके सर्वे करें, वहां रहता कौन है, कितने लोग रहते हैं। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है, छोड़ें इस बात को कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, नून की, पीपीपी, फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोगों की फलाह और लोगों की हिफाजत करना। ठीक है। दूसरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा नेशनल इंपॉर्टेंस का मकसद आ रहा है, तो उसके अंदर शायद 2-3 बंदे किसी वजह से उनको फील हो कि यार मेरे को तंगी आई है किसी वजह से, पर तंगी ये नहीं आ सकती कि उनकी जमीन छीन ली जाए उनसे। ये गवर्नमेंट का काम नहीं है छीनना। लेट्स मेक इट क्लियर कि हुकूमत किसी से जमीन छीन नहीं रही। दूसरी बात ये बताइए कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये वहाँ पर कानूनी सेटलमेंट्स हैं लोगों के? लोग कहते हैं हमारे पास तो बाप दादा के ज़माने से यहाँ पर मौजूद हैं, लोग रह रहे हैं, हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं। साहब, ये आपने बहुत टची और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट टच किया है, मैं ज़रा इसको भी क्लियर कर दूँ आपको। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजॉरिटी दरिया रावी के इर्द गिर्द की जगह इरिगेशन का जो फ्लड प्लेन एक्ट अगर आप पढ़ लें, उसके तहत वो फ्लड प्लेन एरिया है। मतलब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कल को इंडिया हमसे वाटर वॉर पे आ जाता है, पानी की जंग शुरू कर देता है, और वहां पे जब बारिशें आती हैं वो सिर्फ अपना पानी छोड़ देता है, तो जब सैलाब आएगा, अल्लाह ना करे, ये सारी जगह ज़ेर-ए-आब आ जाएंगी। जो आज जहाँ लोग बैठे हुए, जहाँ पे डाइक बने, मतलब जहाँ पे कभी होता है ना कोई रोड बननी होती है, डाइक बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए, जैसे ही वो बनता है ना, उसके इर्द गिर्द इलीगल सेटलमेंट आती है, और ये साल से चल रही है। अब आज अगर आप उस जगह पे जाके देखेंगे जहाँ पे सेटलमेंट हुई नहीं है, आपको खुद समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं आपको बकायदा नक्शा भी, आप बोलेंगे तो अगली बार भेजूंगा, आप लोग चेक करें उसको, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्ट में डिफाइंड है कि ये सैलाबी एरिया है। एलडीए उसके अंदर, अगर मैं एलडीए के एक मतलब हेड पे आ जाऊँ, एलडीए उस इलाके में कभी किसी को इजाजत नहीं देता सोसाइटी की, तो वहाँ जितनी बन रही है कोई है वो इलीगली है, इरिगेशन की वायलेशन में है। एक होता है ना ग्रीन एरिया में, ये तो ग्रीन से भी हटके खतरनाक वाला ग्रीन एरिया जहाँ सैलाब भी आ सकता है, लोगों की जान को खतरा है। तो पहली बात तो ये होगी कि ज्यादातर सेटलमेंट वहां आपको इलीगल मिलेगी, लेकिन एक साइड के आगे जाके लीगल सेटलमेंट भी आपको मिल सकती है जो बिल्टअप एरियाज के थ्रू चली है। दूसरी बात, ये जो इलीगल सेटलमेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो साथ साथ बनी गई हैं, उनके मलकियाती राइट और सबको चल पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट का कभी कोई इंटीग्रेशन सीधी रही नहीं है, आधा काम ऐसा किया, आधा काम वैसा किया, लोगों को बिठा दिया, जान छुड़ा दी, काम खत्म हो गया। लेकिन वहां पे बैठा हुआ बंदा जिसकी जान को खतरा है, क्या ये पॉसिबल है कि उन लाखों लोगों को हम रिलोकेट कर सकें? इट्स इम्पॉसिबल। फिर क्या करेंगे? फिर तो जो दरिया रावी का, ये रावी के प्रोजेक्ट का प्लान है, अगर आप इसको स्टडी करें तो बात क्या चल रही है,
बात ये चल रही है कि जो इर्द गिर्द की जमीन है उसको सिक्योर कर दिया जाए कि सैलाब का खतरा खत्म हो जाए। और वो कैसे खत्म होगा? जब वहां पे आप बड़ी बड़ी रिटेनिंग वॉल 28-28 फीट ऊंची बनाएंगे और आगे उसके बराज बना के उसको लेक बना देंगे। ठीक है। तो दुनिया में कहीं पे भी जब पानी के रुकाव को रोक के एक लाइक बड़ा टब बना दिया आपने, ठीक है ना, और पानी को वहां पे ठहराव दे देंगे, तो पानी को चैनलाइज कर दिया आपने। ठीक है। दुनिया में रिवर्स को चैनलाइज किया जाता है, ये कोई पहला नहीं है। इंडिया में अहमदाबाद में जाए तो वो शराबबत्ती करके लेके। बट व्हेन यू डू दैट इमरान साहब, तो डज दैट आई मीन एसेंशियली मीन कि ये लोग डिस्प्लेस होंगे? नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। दो चीजें इसमें होनी है। एक तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि जब इसका सर्वे किया गया था 2015 में, उसमें उस वक्त की वहां पे जो बड़ी सेटलमेंट, जो मैं लाखों की बात कर रही थी, उनको नहीं रखा गया था, उस एरिया को प्रोजेक्ट से बाहर रखा हुआ। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं, तकरीबन 2 से 2,500 एकड़ ऐसा इलाका है जहां पे कुछ सेटलमेंट्स हैं, लेकिन उन सेटलमेंट्स को भी उनसे डिस्कशन करके, बात करके, उनके एक्चुअल रेट्स पे बैठ के, उनको प्रीमियम दे के बात करके आगे चलने का प्लान है। लेकिन मतलब जबरदस्ती कुछ नहीं करना। कैसे जबरदस्ती गवर्नमेंट कर सकती है जनाब? गवर्नमेंट उनको जाके कीमत दिए बगैर उनकी चीज नहीं ले सकती। कीमत और आप कीमत देंगे जो मार्केट रेट हो। जाहिर सी बात है, मार्केट के बगैर। मैं तो असल में जब मैंने ये चीज देखी थी, ये न्यूज में आ रहा था और मैं ये चीजें देख रहा था कि हो क्या रहा है, तो मैं एक्चुअली बैठ के अंदर से इस बात पे हंस रहा था कि लोगों को उकसाया कैसे जाता है पॉलिटिकली। ये मैंने पहली बार देखा है। आई एम नॉट अ टिपिकल पॉलिटिशियन। अच्छा, ये दो बातें बिफोर द टाइम रन्स आउट। एक ये लोग, वो एक भाई कह रहे थे जी हमारे यहाँ आबाई कब्रिस्तान भी हैं जी, लोग दफन है यहाँ पर, ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, कब्रें हैं, सेंटिमेंटल वैल्यूज हैं लोगों की। ठीक है, उसके बारे में क्या? देखिए, इंसान का सेंटिमेंट अपनी जगह ठीक होता है जहाँ पे हो, ठीक है ना, लेकिन एक मर्तबा उनके पास गवर्नमेंट पहुंचे तो सही। अभी तो गवर्नमेंट उनके पास गई नहीं है। ठीक है, पहले हम सिर्फ बात तो करेंगे भाई हम ये जगह लेना चाह रहे हैं। किसी को कोई लेटर नहीं मिला, कोई मिला तो लाके दिखा दे मुझे। बहुत शुक्रिया। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन LDA। इस हवाले से जो कंसर्न्स थे लोगों के, हमने कोशिश की इमरान साहब से डिस्कस करें। मजीद आने वाले दिनों के अंदर जब ये प्रोजेक्ट आगे चलेगा, जो कंसर्न्स होंगे इमरान साहब को दोबारा भी ज़हमत देंगे, क्योंकि लोगों के मसाइल हैं और कोशिश भी यही हमने की आज इस प्लेटफॉर्म से कि उनको एड्रेस किया जाए। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।